अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी की जा रही है। इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन मौजूद है। अब्बास अरागची पहुंचे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची आधी रात इस्लामाबाद पहुंचे। अरागची के साथ ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई भी पहुंचे। एयरपोर्ट पर आसिम मुनीर इशाकडार ने उनका स्वागत किया। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब इस्माइल बकाई और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे। और ईरानी डेलीगेशन के विमानों को किया स्कॉट। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया स्कॉट और पाक एयर स्पेस में आने के बाद स्कॉट किया गया। वार्ता के मद्देनजर इस्लामाबाद में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस बीच अब्बास अरागची का बड़ा बयान भी सामने आया। नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी, ये साफ किया गया है। धमकी दबाव में वार्ता नहीं होगी। यूएस की शर्तों को लेकर पहले ही अमेरिका बता चुका है। वहीं ईरान का कहना है कि जो ईरान की शर्तें हैं अमेरिका को उसका सम्मान करना चाहिए। नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है, तो जब तक नाकाबंदी नहीं हटती वार्ता नहीं होगी, ईरान की तरफ से कहा गया। अब्बास अरागची की तरफ से भी इसी को लेकर बयान आ चुका है। तो देखिए वार्ता का राउंड 2, शांति या सर्वनाश। ईरान अमेरिका में फिर से वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद पहुंच चुका है ईरान का डेलीगेशन। ईरानी विदेश मंत्री अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सीज फायर और वार्ता का पूरा प्लान तैयार है। अमेरिका ईरान के प्रतिनिधियों में बात संभव है। सवाल यह है कि बात बनेगी कैसे। तो अमेरिकी शर्तें मानने को राजी नहीं है ईरान, और एटमी हथियार और हॉर्मुज पर पेंच फंसा हुआ है। ईरान अमेरिका में आपसी विश्वास भी नहीं है, और यह बात ईरान ने कई बार कहा है, कई बार इसको रिपीट भी किया है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। यूएस से वार्ता का कोई कार्यक्रम नहीं, यह ईरान ने कहा। अरागची के दौरे पर ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया है, अमेरिका से वार्ता का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ईरान वार्ता पर भ्रम बढ़ा है। और वार्ता पर एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी अफसरों से अरागची की मुलाकात होगी। ईरान की तरफ से कहा गया पाकिस्तान के प्रयासों पर चर्चा होगी। यूएस से वार्ता नहीं होगी, ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया। यानी कि जो पाकिस्तानी अफसर हैं उनसे बात करेंगे अरागची, आमने सामने अमेरिका से बात नहीं होगी, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो वार्ता होगी कि जंग। शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले त्रिपाठी सर, आप ही से हम बातचीत शुरू करते हैं। वाकई में ये जो टेबल सज रही है, ये बातचीत की टेबल सज रही है या फिर अगले जंग की तैयारी है? कौन सी शर्तें कौन मानेगा ये तक पता नहीं है। अभी तक एक दूसरे को नाना कह रहे हैं, एक दूसरे के टैंकर्स पर, शिप्स पर हमले किए जा रहे हैं, उनको कब्जे में लिया जा रहा है। ये कैसी वार्ता है? देखिए ये लोग ये क्या कर रहे हैं, दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं कि समय ले रहे हैं। समय इसलिए ले रहे हैं कि ताकि दोनों पक्ष अपनी तैयारी भी शुरू कर सकें, तैयारी भी पूरी रख सकें। और रही बात जहाँ तक वार्ता की, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वार्ता में कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि दोनों पक्ष के दो ध्रुव पर हैं। अमेरिका कहता है कि पहले आप डील करिए, समझौता कीजिए, तब हम नाकाबंदी हटाएंगे। ईरान कहता है नाकाबंदी नहीं हटेगी तो कोई बात नहीं होगी। तो अब ये इसके बीच का रास्ता क्या पाकिस्तान निकाल पाता कि नहीं, मुझे इसमें शंका है। वैसे भी देखिए पाकिस्तान की भूमिका जो मध्यस्थ की नहीं रही, संदेश वाहक की रही है। और एक प्रसिद्ध कहावत है जो पाकिस्तान पे लागू होती है कि शादियों के रिश्तों की बातें तवाइफ के कोठों पे नहीं की जाती। पाकिस्तान का यही हाल है। आपने लेकिन एक हमने एक ट्रेडिशन देखा है, ऐसी बातचीत से पहले सीबीएम्स जो है वो दिखने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिखने लगते हैं। वो तो है ही नहीं कहीं। बिल्कुल नहीं है। देखिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं दिख रहे हैं। अरागची आए हुए हैं,
अलग से बात कर रहे हैं। इस अभी वो भी आएंगे, किस्नर और विटॉफ, और क्या करेंगे ये लोग अलग अलग कमरों में फिर पहले दौर की तरह से बैठेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ बाद में बातचीत करेंगे। अगर पाकिस्तान इसमें सफल हो जाता है कि दोनों को मिला दे। एक चीज़ यहाँ देखने लायक है कि देखिए उपराष्ट्रपति JD वांस नहीं आए हैं और ये विटकॉफ ही थे जो पिछले दौर की वार्ता में जो उठ के खड़े हो गए थे और गर्मा गर्मी हो गई थी उनकी अगारची के साथ जी। तो इसलिए विटकॉफ को ईरान कहाँ तक मान्यता देगा ये भी देखने की बात है। बिल्कुल सर, देखने वाली बात होगी, आमने सामने बात होगी भी कि नहीं होगी। एक और खबर सऊदी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी है। रविवार को शांति वार्ता हो सकती है, ईरान यूएस के बीच हो सकती है सीधी बात। ईरान यूएस प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी। अल अरबिया को पाकिस्तानी सूत्रों से जानकारी मिली है। हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक बयान ना अमेरिका की तरफ से आया है और ना ही ईरान की तरफ से। अभी दोनों की तरफ से मना ही किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर। और ईरान वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान आया। विटकॉफ कुश्नर जाएंगे पाकिस्तान। लेविट ने कहा है ईरानी डेलीगेशन से होगी वार्ता। यह भी लेविट की तरफ से कहा गया है। ईरान ने आमने सामने की वार्ता का अनुरोध किया और इसी के तहत ये यात्राएं होंगी। और इस्लामाबाद आने से पहले अब्बास अरागची से आसिम मुनीर ने बात की थी। आसिम मुनीर ने अरागची से फोन पर बात की थी। फोन पर बातचीत के बाद पाकिस्तान अब्बास अरागची आए। इससे पहले भी जब पहले दौर की वार्ता हुई थी तो अब्बास अरागची से फोन पर आसिम मुनीर की बात हुई थी और ये भी खबरें आई थी कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब्बास अरागची यानी ईरान का पक्ष रखा था। और देखिए अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, ईरानी संसद अध्यक्ष कालिबाफ नाराज हैं। एक्सियोस के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कालिबाफ ने दी है इस्तीफे की धमकी। नेतृत्व में आंतरिक कलह से नाराजगी है। तो वार्ता पर सवाल कई हैं, मुद्दे जिन पर तकरार, वो कौन से मुद्दे जिन पर पेच फंसा हुआ है, यूएस क्या चाहता है और ईरान क्या जवाब दे रहा है। यूएस संवर्धित यूरेनियम सरेंडर ईरान कर दे तो ईरान का जवाब संवर्धित यूरेनियम हमारा अधिकार है। वहीं अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, खोला जाए। ईरान का जवाब अमेरिका हॉर्मुज से पहले नाकाबंदी हटाए तब जाकर वार्ता होगी। मिसाइल क्षमता को लेकर भी यूएस का कहना है कि मिसाइल क्षमता सीमित करे ईरान, फिर हमले ना करने की गारंटी अमेरिका की तरफ से मिलनी चाहिए, ये ईरान की तरफ से कहा गया। तो प्रॉक्सी ग्रुप का मुद्दा भी अहम है। प्रॉक्सी ग्रुप की गतिविधि सीमित करे अमेरिका ने ईरान को कहा तो ईरान का जवाब भी आया, मध्य पूर्व पर कोई समझौता नहीं होगा, इसको लेकर अड़ा हुआ है ईरान। बड़ी बात यह है कि पहले दौर की वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी थी और वार्ता फेल हो गई। यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर पेच अभी फंसा हुआ है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरे दौर की वार्ता पर अभी संशय बरकरार है कि वार्ता होगी भी कि नहीं। और कालिबाफ के इस्तीफे की खबर झूठी, ईरानी मीडिया के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। यूएस मीडिया में आई थी इस्तीफे की खबर, कालिबाफ के इस्तीफे की खबर है झूठी। तो ये अब काउंटर दावा है ये, और सीधे तौर पर कालिबाफ को लेकर जो खबर आई उसका खंडन ईरान की तरफ से। और एसवीपी सिंह सर, जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आए हैं, ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारी बात पाकिस्तानी अफसरों से होगी, डायरेक्ट टेबल पर अमेरिका से नहीं होगी, उसको देखकर तो लग रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है। तो मुद्दे तो वही हैं, तो क्या इस बार कोई बात बन पाएगी या फिर आमने सामने बात भी नहीं होने वाली है? देखिए प्रगति, इस समय दोनों देश ईरान और अमेरिका टाइम निकाल रहे हैं, अपना बिल्डअप, अपनी लॉजिस्टिक्स बिल्डअप, अपनी हथियारों की बिल्डअप, लड़ाई की तैयारी अगले फेज़ के लिए उसमें लगे हुए हैं। ऊपर से सामने जो हमारे आ रहा है कि बातचीत का एक सिर्फ ट्रेलर सा है। और इसमें क्या है, देखें ईरान ने अपने मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट किए हुए हैं कि हमारी शर्तें ये हैं, और इस समय उसकी शर्तें हैं कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड जो उन्होंने घेराबंदी की हुई है गल्फ ऑफ ओमान से लेके छाबार
बंदर अब्बास पोर्ट तक वो उसको उठाएं। अगर नहीं होता तो ईरान बातचीत में नहीं मिलेगा। वैसे अमेरिका ने भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर ही एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखी है कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोले, परंतु इसमें अगर हम देखें पाकिस्तान का जो रोल है एक पोस्टमैन का है, और उसको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि जो उसको अपने डेट और अपने लोन लेने हैं, IMF सैंक्शन हो, किसी तरह से उसमें उसका काम हो जाए। अगला पॉइंट है अमेरिका की इस समय सामने आ गई है पूरी कि उसकी जो वॉर टाइम लीडरशिप है, लड़ाई के दौरान पे जो उनकी लीडरशिप मिल रही है, उनके जो सुप्रीम कमांडर इन चीफ हैं ट्रंप, और जो उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बहुत कमियां रही हैं कैंपेन के शुरू से 28 फरवरी से। जो मिलिट्री असेसमेंट इंटेलिजेंस की पुअर रही, ना उनके मिसाइल लॉन्चर्स प्रोडक्शन साइट्स रिड्यूस कर सके, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो अभी सबसे ज़्यादा आग लगी है उसके बारे उनकी सोच विचार ही नहीं रही थी। अगर उस समय अगर मिलिट्री लीडरशिप की सही स्ट्रैटेजी होती तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर काबू रखते, ताकि ईरान यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर ना सकता, और उसके लिए अमेरिका फेल हो गया है। इसीलिए अभी लड़ाई की हालात चल रही है और बातचीत नहीं होगी। आप कह रहे हैं सर कि एक पॉज लिया जा रहा है, एक पॉज लिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, आगे वो हर स्थिति के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में अमेरिका भी वॉर में जाना चाहेगा? और देखिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, ये भी खबर सामने आ रही है, शांति वार्ता में शामिल होने की योजना नहीं है। तो एक तरफ से दावा कि वो जा रहे हैं, दूसरी तरफ से खबर ये भी आ रही है कि वो नहीं जा रहे हैं। वार्ता आगे बढ़ने पर इस्लामाबाद वो जा सकते हैं, यानी कि अगर कुछ ऐसा नजर आता है कि वाकई में अमेरिका के हितों के हिसाब से बातचीत आगे हो रही, तो शायद JD वेंस पाकिस्तान चले। और ईरान से वार्ता पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। तेहरान बातचीत करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा देखना है कि क्या समझौता होता है। ईरान US की मांगों वाला प्रस्ताव लाएगा। और कालिबाफ पर ईरान इंटरनेशनल का बड़ा दावा सामने आया है। कालिबाफ ने वार्ता दल से इस्तीफा दिया, वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से यह दावा सईद जलीली अराक्ची हो सकते हैं उत्तराधिकारी। तो वार्ता पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। टीम में बदलाव क्यों हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ता होगी भी कि नहीं? अमेरिका स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत हैं, टीम की अगुवाई करेंगे और वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हो सकते हैं, और उनके इस्लामाबाद पहुंचने की खबर है। जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के सलाहकार हैं, टीम का अहम हिस्सा माने जाते हैं, उनके पहुंचने की खबर है, और पिछली बार भी वार्ता में वो शामिल रहे हैं। बात JD वेंस की करें तो वार्ता आगे बढ़ने पर इस्लामाबाद वो जा सकते हैं, कुछ सकारात्मक दिखता है। तो ईरान की बात करते हैं। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं, ईरान का पक्ष वो रखेंगे इस बातचीत में। प्रमुख चेहरा हैं इस्माइल बकाई जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, पहली बार वो वार्ता में शामिल होंगे। इसके पहले उनके बयान लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। और बागेर कालिबाफ फिलहाल वार्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये जानकारी सामने। तो वार्ता को लेकर अल जजीरा के हवाले से खबर आपको बताते हैं। ईरान US वार्ता नहीं होगी, अल जजीरा की तरफ से बड़ी खबर। अराक्ची की यात्रा के दौरान बात नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलने वाले हैं अराक्ची, और ये ईरान की तरफ से बातें सामने आ भी रही हैं कि पाकिस्तानी अफसरों से बात होगी, अमेरिका से नहीं। और इस बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया है, US से बैठक अभी तय नहीं है, US से कोई बैठक नहीं होगी अभी तक का स्टेटस ईरान की तरफ से बताया गया है। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। ऐसे भी सवाल उठ रहा है कि ईरान की तरफ से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं। डील या फिर अरब भस्म, क्योंकि इसका खामियाजा तो मिडिल ईस्ट भुगत ही रहा है। US ईरान वार्ता में भ्रम की स्थिति भी है। अमेरिका ब्लॉकेड खुलवाने पर अड़ा हुआ है। ईरान कह रहा है जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा वार्ता नहीं होगी। वार्ता पर हाँ ना के कंफ्यूजन से नेगेटिव संदेश भी आ रहा है। वार्ता के साथ जंगी तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। एक बार कैंसिल हो चुकी है सेकेंड फेज की दूसरे दौर की वार्ता। ईरान के 10 पॉइंट प्लान को लेकर मतभेद है। तो सीजफायर की शर्तों पर दोनों पक्षों के बयान भी भ्रामक हैं। वहीं बड़ी बात ये कि एटमी डील होने तक ब्लॉकेड डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे, इसको लेकर वो बयान पहले ही दे चुके हैं। वार्ता को लेकर US ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स अभी भी जारी है। ओपी तिवारी सर, एक बात जो है
ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो ब्लॉकेड है, ये जो बातचीत है, ये जो स्टेलमेट है, इन सब से अमेरिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक ऐसा प्रेशर बना रहा है कि ईरान के अंदर फूट पड़ जाए, वहां की राजनीति जो है कई धड़ों में बंट जाए, वहां एक इंटरनल लीडरशिप अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। क्योंकि ये सब जितनी देर तक चलेगा, ईरान के आंतरिक नेतृत्व के लिए उसको संभालना और सबको एक टेबल पे रखना अपने घर में भी मुश्किल होगा। क्या ये एक रणनीति आपको नजर आती है अमेरिका की? रवि, आपके एनालिसिस से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनकी आईआरजीसी या मिलिट्री एलीट और पॉलिटिकल एलीट में थोड़ा डिफरेंसेस तो अवश्य आ चुके हैं। पहले जिस तरीके से ईरान की पॉलिसी चलती थी, ईरान की पॉलिटिक्स चलती थी, वो एक लीडर थे उसके माध्यम से चलती थी। अभी जो दूसरे उनके खमानी के बेटे जब सब बने हैं, तब से वो मेरे ख्याल से तबीयत खराब है, कुछ इंजर्ड ज़्यादा हुए हैं, कोई ज़्यादा मैसेज नहीं आ पा रहे। अब इसमें कौन टेक ओवर करेगा, इसमें एक कन्फ्यूजन अवश्य है। बिकॉज बीच में एक डाउट क्रिएट कर दिया था कि इसमें कुछ मॉडरेट्स है, कुछ हार्ड लाइनर्स है, और अभी भी सर कौन चला रहा है ये पता नहीं है, अभी भी कौन ये सब डिसीजन ले रहा है, देखिए इसमें भी स्पष्टता नहीं है। हाँ, बट इसका कवर अप चल रहा है अवश्य। ये कहें कि मॉडरेट्स आगे बढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा जो एक आग में तिनका लगता है तो थोड़ा सहारा लेकर अमेरिका इसको इलॉबरेट करता है। तो अमेरिका कोशिश ये करा, बिल्कुल समझ तो कोशिश ये करा, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में भी फूट पड़ रही है। इट इज नॉट ओनली ईरान। अमेरिका की डेलीगेशन देखो, अमेरिका की डेलीगेशन कौन है, उसका सन इन लॉ है और उसका एक गोल्फ पार्टनर है सर। लेकिन सर एक चीज तो क्या हम माने ना कि अमेरिका में अगर नेतृत्व परिवर्तन हो भी जाए तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन ईरान में पूरा का पूरा फॉर्मेट पैटर्न भी टूट सकता है सत्ता का। रवि, ये समय तो टूट सकता है, लेकिन टूटना इतना आसान नहीं है। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इनकी लड़ाई तो एग्जिस्टेंस के लिए है, सर्वाइवल के लिए है। देखिए, ईरान को भी पता है कि अगर हम थोड़ा झुक गए तो उनकी हालत इराक और अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। वो जनता वहाँ की बर्दाश्त कर सकती है? नहीं। वॉर में तबाही अवश्य हो रही है, लेकिन ईरान के जो इनहेरेंट रिसोर्सेज हैं, इनहेरेंट और जो कैपेबिलिटी है, उससे ऊपर उठ के फिर से इस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने अमेरिका को सरेंडर कर दिया, भली बात मालूम है 2003 से उन्होंने रियलाइज़ किया था कि ईरान हमारे ऊपर अमेरिका अवश्य अटैक करेगा, तो उन्होंने तैयारी की थी जीतने के लिए नहीं, न हारने के लिए। इसीलिए जिस तरीके से सेंट्रलाइज हो गया था पावर, अब अटैक करने में सक्षम रहे और 1 महीने से ज़्यादा इजराइल और अमेरिका को एक साथ झेपते रहे। अब ये जैसे एक ब्लॉकेट है होमेज का, तो होमेज का ब्लॉकेट अमेरिका ने किया हुआ है, लेकिन जितना अमेरिका को नुकसान हो रहा है उससे कम ईरान को हो रहा है। ये ब्लॉकेट लंबा खींच सकता है। अभी देखिए, दोनों देश डेस्परेट हैं। ईरान तबाही नहीं चाहता, दूसरी बात अमेरिका की भी परेशानी, अमेरिका को आसान नहीं है। अमेरिका की भी, इनकी ट्रंप की जो एक्सेप्टेबिलिटी है देश में 37, वो गोरों के बीच में ही रह गई है। बाकी जो नॉर्मल लोकल जनता है जो परेशान हो चुकी है, उनके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। और ट्रंप जिस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, अब ये मतलब देखने की बात है, वो भी पीछे हटना चाहते हैं, बिकॉज उनकी मिलिट्री में भी अनरेस्ट है, उनकी मिलिट्री भी आगे जाना नहीं चाहती, बिकॉज जो बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बहुत। अब सर कुल मिलाकर बात यह है कि इस बात की प्रतीक्षा हो रही कि इस दबाव में पहले कौन टूटेगा, अमेरिका का नेतृत्व या फिर ईरान का नेतृत्व। और देखिए, अमेरिका की सेंट्रल कमांड का एक्शन, ईरानी झंडे वाले जहाज को रोका। यूएसएस पेराल्ट डिस्ट्रॉयर से यह कार्रवाई की गई, ईरानी जहाज को पोर्ट जाने से रोका। तो ईरानी झंडे वाले जहाज को यहां पर फिर से रोका गया है, यूएसएस पेराल्ट डिस्ट्रॉयर से यह कार्रवाई की गई है। तो हॉर्मुज में यह एक्शन लगातार चल रहा है। ईरान से जुड़े जहाज या ईरानी जहाज लगातार अमेरिका के निशाने पर है। वार्ता फेल मतलब सर्वनाश होगा, क्या खबर क्या है? ईरानी झंडे वाले जहाज पर फिर एक्शन। यूएसएस राफेल पेराल्टा ने ईरानी शिप खदेड़ा, माइंस क्लियरेंस और हमले का रूट तय किया गया। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से मिलिट्री बिल्डअप भी और ईरान के मिसाइल साइड बंदरगाह टारगेट पर हैं। खबर यह भी कि ओमान की खाड़ी रेड सी में वॉरशिप डिप्लॉय किए गए हैं। बड़ी बातें क्या, सीजफायर के बहाने यूएस ने सॉलिड जंगी तैयारी की है और उसकी तस्वीरें भी देखने को मिली है। कई युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं, 3 युद्धपोतों की तैनाती हुई है। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से तैयारी की जा रही है, ऐसा लगता है कि वार्ता तो सिर्फ बहाना है। ये जो समय लेने की स्ट्रैटेजी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ सैनिकों की तैनाती बड़ी संख्या में की गई अमेरिका की तरफ से, 3 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं और नाकाबंदी तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखी ही जा रही है। सर देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो और उसके लिए अगर ये वार्ता असफल होती है तो तुरंत बड़ा हमला करने की योजना है। क्योंकि अमेरिका के पास इसके लिए 2 कारण हैं। कारण तो ये है
पहला कि ट्रम्प की लोकप्रियता गिरती जा रही है और ये परेशानी का सबब बन सकता है ट्रम्प के लिए। दूसरा कारण ये है कि देखिए वॉर रिजोल्यूशंस एक्ट, वॉर पावर्स रिजोल्यूशन जो है 1973 में जो अमेरिका ने पारित किया था, उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बिना अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक किसी देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकता है। अब पहली मार्च से आप 60 दिन देख लीजिए तो वो 60 दिन 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं। अगर 30 अप्रैल तक अमेरिका कोई डिसाइसिव एक्शन करके ये जंग नहीं जीतता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को मजबूरन कांग्रेस के पास जाना होगा, जहां उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए अमेरिका और इस जो इंटरजेम जो है इसको चाहता है अमेरिका की अपनी तैयारियां पूरी करे, और यही ईरान भी कर रहा है। एक देखिए फिर भी अभी एक अमेरिकन स्टडी के अनुसार ईरान के पास कम से कम अभी भी 45% असलहे गोला बारूद वगैरह बचे हुए हैं। ठीक है, ईरानियन नेवी ख़त्म हो गई है, लेकिन IRGC की जो छोटी छोटी गन बोट्स हैं वो काफ़ी कुछ हद तक सुरक्षित हैं। तो ईरान को ये बहुत ख़त्म करने की जल्दी नहीं, हालांकि ईरान भी चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए ताकि उन्हें मुक्ति मिले। और दूसरी चीज़ देखिए, ये जो कहा जा रहा है, नरेटिव दिया जा रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज या आपस में झगड़ा हो रहा है, ये मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा कल ही क्या हुआ कि ईरानी जनता सड़कों पर उतरी और अपनी सरकार के समर्थन और अमेरिका के विरोध के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं ईरान में। जबकि वहाँ अमेरिका में अभी ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन्स भी हैं। अमेरिका में देखिए उनके सेना के जनरल को हटा दिया गया, नेवी सेक्रेटरी को हटा दिया गया, और भी कई टॉप उनको हटाया गया है। ठीक है, इससे ये जाहिर नहीं बात सर, ये अपने आप में शायद दोनों की तुलना अपने आप में जब अपनी जगह पे सही है, लेकिन बात वहीं पे आके टिकती है कि इस दबाव में कौन कितना लंबा जा सकता है, और क्या ईरान एक लंबे दबाव को झेलने के लिए तैयार है। जंग की बात अलग है, लेकिन ये राजनीतिक, आर्थिक, डिप्लोमेटिक प्रेशर वो कितने लंबे समय तक हैंडल करेगा, उसकी लीडरशिप इसके लिए कितनी तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए हॉर्मुज नाकेबंदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस ने अब तक 34 जहाजों को रोका है। यूएस नेवी ने 34 जहाजों का रास्ता बदलवाया। ईरानी पोर्ट पर आने जाने वाले जहाजों पर नजर है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव से जुड़ी एक और जानकारी, ईरान ने 5 जहाजों पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद 2 जहाजों को जब्त किया गया है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की गई है, तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ब्लॉकेट है। और इस दौरान ईरान ने 5 जहाजों पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद 2 जहाजों को जब्त भी किया। और हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC का बड़ा एक्शन, एक और जहाज को जब्त किया गया। इजरायल से कथित लिंक वाला शिप जब्त हुआ। IRGC के एक्शन से बढ़ा तनाव। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा एक्शन हो रहा है, और ये एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो रहा है। और कहीं ना कहीं हॉर्मुज के अंदर इन गतिविधियों से दबाव और बढ़ता जा रहा है, टकराव और बढ़ता ही जा रहा है। हॉर्मुज का चक्रव्यूह क्या टूटेगा, सवाल तो यही है। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। हॉर्मुज में IRGC ने 2 जहाज जब्त किए हैं। पनामा और ग्रीक फ्लैग वाले ये शिप है जिनको जब्त किया गया है। एक जहाज का इजरायल से कथित लिंक बताया जा रहा है। हॉर्मुज पर यूएस ईरान में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अमेरिका की नेवी ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी है। बड़ी बात यह है कि जहाजों की जब्ती और टिट फॉर टैट एक्शन हो रहा है। सीज फायर का उल्लंघन और अविश्वास की स्थिति यहां पर बनती दिखाई दे रही है। और देखिए हॉर्मुज नाकेबंदी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में यूएस के 3 युद्धपोत तैनात है। USS जेराल्ड फोर्ड, USS जॉर्ज बुश तैनात है। USS अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट में तैनात है। 200 विमान और 15,000 सैनिक भी तैनात है। तो वहीं अमेरिकी पोर्ट से हेलीकॉप्टर की उड़ान की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल USS त्रिपोली से CH-53 ने उड़ान भरी है। मिडिल ईस्ट में तैनात है USS त्रिपोली, और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी देखिए जहां CH-53 ने उड़ान भरी। तो अमेरिका की तैयारी तेज है। तो देखिए हॉर्मुज पर क्या जंग होकर रहेगी, हालात क्या हैं, ये हम आपको समझाते हैं। और किस तरह की
योजनाएं हैं ये देखिए। यूएस के प्लान और ईरान के प्लान की तैयारी की तुलना करते हैं। यूएस की बात करें तो माइंस साफ करने का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ईरान की बात करें तो सी माइंस का चक्रव्यूह बढ़ाया जा रहा है ईरान की तरफ से, ताकि हॉर्मुज के में किसी भी तरीके के मूवमेंट को ब्लॉक किया जा सके। यूएस की बात करें, शिप अब माइंस कटर से लैस है। दूसरी तरफ ईरान की बात करें, नेवल बोट से माइंस प्लेसिंग की जा रही है। हॉर्मुज पहुंच रहे जापान के शिप, वहीं हॉर्मुज में बारूदी माइंस का दायरा ईरान बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की धमकी क्या है? शर्तें पूरी होने पर ही ब्लॉकेड हटेगा। सीधी सीधी बात कर रहे हैं ट्रंप। IRGC का ऐलान जंग, जी हां, हॉर्मुज कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, यह भी ईरान ने कहा है। सिंह सर, हॉर्मुज को लेकर तो जो कुछ दिख रहा है वो दिख ही रहा है। बातचीत से हल निकलेगा नहीं निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये इसमें ज्यादा अनिश्चितता है, लेकिन युद्ध की संभावनाएं ज्यादा हैं। क्या इस बात को आप ऐसे देखते हैं कि अगर अगले राउंड की लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो कम से कम इजराइल जैसा देश निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई में ईरान के बचे खुचे रिसोर्स भी खर्च हो जाएंगे। ईरान की ताकत वैसी कभी नहीं रह जाएगी जैसी ताकत 40-45 दिन पहले हुआ करती थी। रवि, जैसे ये नेगोशिएशंस की बातचीत हो रही है, इससे सफास नज़र आ रहा है कि अगला फेज़ लड़ाई का आरंभ होगा और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इजराइल रहेगा। इजराइल चाहता है कि लड़ाई हो और चाहता है कि ईरान की ताकत खात्मा हो उसका, परंतु अमेरिका का इसमें रोल होगा सबसे ज़्यादा कि किस प्रकार से वो अपनी नई स्ट्रैटेजी निकालता है, कूटनीति निकालता है मिलिट्री टारगेटिंग के अंदर, और वो भी हॉर्मुज स्ट्रेट के। तो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर एक वैसे बम्बार्डरी करना, उससे सक्सेस नहीं मिल सकता, उसमें वो जीत नहीं हो सकती। उसको उनकी जो IRGC की नेवी है, स्वॉर्म बोट्स, उसके फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, उसकी एंटी शोर मिसाइल्स जो कोस्ट लाइन के ऊपर है, उनको बर्बाद करना सबसे पहले मिलिट्री टारगेट रहेगा। उसके बिना अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट और खर्ग तक जो उसको ज़रूरत है खोल नहीं सकेगा। दूसरा पॉइंट है कि ब्लॉकेड किस हद तक अमेरिका कर सकता है। ब्लॉकेड जो ऑपरेशन होता है टाइम कंज्यूमिंग, फटीग, और तीसरा कॉस्ट फैक्टर, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर तक यूएस की जो ये नेवी सेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके डिस्ट्रॉयर्स किस हद तक रहेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सऊदी अरेबिया से जेरल्ड फोर्ड पीछे ग्रीस पे गया था क्रेट में रिप्लेनिशमेंट के लिए, तो कितनी फटीग सामने आई थी। 270 दिन वो डिप्लॉयड थे। अभी कितने दिन ये रहेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वैसे ही ईरान वो इस लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार है। उसने IRGC नेवी ने माइंस और भी ले करेंगे। बिल्कुल सर, तैयारी तो की गई है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। माफी के साथ आपको रोक रही हूं समय को देखते हुए। एक और बड़ी खबर का रुख करना है, एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन सीज फायर के बीच दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला। इजरायली विमानों ने बमबारी की है। जार जिले के दीर अमेस में बमबारी, इजरायली बमबारी से कई स्थानों पर आग भी लग गई। और देखिए, इजरायली हमलों पर हिजबुल्लाह का बयान आया, युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायली हमले सीज फायर का उल्लंघन है, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। सीज फायर के बीच पीएम नेतन्याहू का बयान आया सामने, हमें कार्रवाई की पूरी छूट है, हमने कल और आज हमले किए हैं, किसी भी खतरे के खिलाफ एक्शन होगा। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह तोड़ रहा युद्ध विराम। इधर नेतन्याहू का फिर से जंगी ऐलान, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। नेतन्याहू ने कहा है ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव है, ईरान का शासन जरूर बदलेगा, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। तो नेतन्याहू के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर, नेतन्याहू के कैंसर का सफल इलाज हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कैंसर का इलाज सफल। नेतन्याहू ने आगे कहा मैंने कैंसर को हरा दिया। तो इजराइल तो साफ साफ कह रहा है कि जंग तो होकर रहेगी और मध्य पूर्व का नक्शा बदलेगा। ईरान पर हमले के लिए फिर से तैयार है इजराइल। ईरान में टारगेट की लिस्ट भी रेडी है। इस बार ईरानी शासन का खात्मा तय।
हमले के लिए ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इजरायल को नेतन्याहू की धमकी मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे, ये भी कहा गया। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में बड़ी तैयारी के साथ कौन जंग में पहले एंट्री करता है। क्या दूसरे राउंड की वार्ता सफल होगी या दूसरे राउंड की जंग शुरू होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।